हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कंपटीशन क्लब। इस चैनल पे हम लोग अभी एक रिवीजन सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो बात करें क्या है रिवीजन सीरीज और क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो अभी आपको पता होगा एक एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है प्री का, उसकी आंसर की आ चुकी है। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह देख लिए होंगे, जो जो आपके सही हैं, जो जो आपके गलत हैं, रो मार्क्स आपको पता चल गए होंगे। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि अभी आपका एसएससी मेंस का पेपर है, तो एसएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग अलग अलग चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? और जानेंगे कि हमारी उनमें कैसी तैयारी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी सवाल पढ़ने वाले हैं उन सवालों की जो पीडीएफ है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले तो वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वो पीडीएफ सोल्व कीजिए, फिर आपको जिस जिस सवाल में दिक्कत आती है वो सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस सीरीज में अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली करता है। P यदि बड़ा है या P छोटा है Q से और नल व सिंक दोनों खुले हों तो टब R घंटे में भरेगा। तब हम लोगों को बताना है कि इन चार में से क्या रिलेशन सही होगा। तो बात करें क्या रिलेशन सही होगा, हमने कहा जी किसी टब को P घंटे में भर सकता है। ये पानी का एक नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/P। क्लियर? यहां से बात करें कि Q घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, आपको खाली के लिए माइनस, और 1 घंटे में खाली करेगा Q। ठीक है, तो 1/P माइनस 1/Q करते मुझे पता चल गया कि एक ही ऑप्शन में 1/P माइनस 1/Q है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका सीधा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भरते हैं। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बेसिक मेथड है उससे कर लेते हैं कि भैया ए तो है इसे 43.2 मिनट्स में भर सकता है और बी इसे 108 मिनट में भर रहा है। बी आपका इसे 108 मिनट में भर रहा है और पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भरते हैं। क्लियर है? वो टंकी को 54 मिनट में भरते हैं। कब? जब ए भी है, बी भी है और सी जो कि वो खाली करने वाला है वो भी है, तब ये 54 मिनट में से खाली कर देते हैं, या 54 मिनट में क्या करें, भर देते हैं। चलो, तो यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 108 है, 54 है, 432 है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर हम लोग एलसीएम के जब निकालते हैं तो सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं। तो सबसे बड़े नंबर की बात करें तो 432, और 432 देख रहा हूँ तो मैं 108 के टेबल में भी आ रहा है 4 टाइम्स और 54 के टेबल में भी आ रहा है 8 टाइम्स। तो यहाँ से अगर बात करें 432 की, अगर आप इसे इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, जो कि इफिशियंसी होगी ए की। बी की जो इफिशियंसी होगी वो हो जाएगी आपकी 4, और सी, बी और ए की जो मिलाकर इफिशियंसी होगी वो हो जाएगी आपकी 8। क्लियर? यहाँ से अगर बात करें सी की इफिशियंसी की, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बता दूं कि कैसे हम लोग इसमें सी की इफिशियंसी निकालते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जी ए आपका भरने वाला, बी आपका भरने वाला, सी आपका खाली करने वाला, और टोटल इनकी इफिशियंसी है 8। क्लियर है जी बात? तो ए की इफिशियंसी कितनी, 10, बी की इफिशियंसी कितनी, बी की इफिशियंसी ये रही आपकी 4, और सी की आप लोगों को निकालनी है। और ओवरऑल इनकी जो इफिशियंसी है 8 है। पॉजिटिव 8 इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों के तीनों जब एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरते हैं। अगर कहता है कि टंकी खाली करते हैं तो यहीं पे मैं क्या लिख देता, माइनस का 8। तो यहाँ से अगर सी की इफिशियंसी की बात करें तो आप लोग सी की इफिशियंसी इजीली निकाल सकते हैं। सी की इफिशियंसी 14 इधर जाएगा, 8 में से 14 माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी की इफिशियंसी आपकी आ जाएगी 6। क्लियर? अब सी की इफिशियंसी जो 6 आई है उससे मैं निकाल लेता हूँ कि टाइम कितना लगेगा। आप कहोगे टाइम की अगर बात करें तो आपकी 432 की आपने टंकी मानी थी, 432 की हमने टंकी मानी, और 1 घंटे में हमने कहा 6 की स्पीड से
खाली करता है, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर। और इतने टाइम में अगर बात करें तो इतने टाइम में हमें पता है कि भैया ये जो है 3 लीटर पर मिनट की दर से खाली करता है। हमने कहा कि इतनी मिनट लगेंगी इसे, इतनी मिनट लगेंगी इसे खाली करने में, इतनी मिनट लगेंगी, तो 1 मिनट में 3 करता है तो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो 1 मिनट में 3 करता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 3 दूनी 6, 2 से इसे काटता हूं, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 216 है ऑप्शन में। हाँ जी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन किसी काम का 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है और जॉय शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त होगा? आपने कहा जी जोए जो है हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। मैंने लिख लिया ये आपका जोए है। जोए जो है जी हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। क्लियर। जोए, ये आपको जोए था ना, जोन, सॉरी ये था आपका जोन, ये आपका था जोन। हाफ पीस ऑफ वर्क करता है 3 घंटे में। जोए डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क आपका बचा कितना? आप कहोगे जी रिमेनिंग वर्क बचा मेरा 1/2। ठीक है। अब उस 1/2 का 1/4, 1/2 का 1/4 कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी 1/2 का जो 1/4 हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8। क्लियर। ये 1/8 काम जो है कितनी देर में करता है? आप कहोगे जी जो करता है 1/8 काम 1 घंटे में। क्लियर। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है जी जो ये जॉर्ज है, जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। तो शेष काम की अगर बात करें तो शेष काम बचा कितना? आप कहोगे जी 1/8 यहाँ पे हो गया, 1/2 यहाँ पे हो गया। एक तरीका तो यह है कि 50% यहाँ पे हो गया, 12.5% यहाँ पे हो गया, तो आपका क्या हो गया 62.5% हो गया और बाकी का बचा हुआ उसने कर दिया जॉर्ज ने। या दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो फ्रैक्शन में मैंने कहा ये 1/8 है। अगर ये 1/8 है और ये 1/2 है, इस 1/2 को 1/8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/8। अगर ये 4/8 काम करता है, ये 1/8 काम करता है, तो 8 में से 4 काम इसने कर दिया, 8 में से 1 काम इसने कर दिया, तो बचा 8 में से कितना 4 इसने कर दिया, 1 कर दिया, यानी कि 5 काम हो चुका, 3 काम बचा। और वो जो 3 काम बचा वो किसने किया? जॉर्ज ने। तो जॉर्ज ने जो काम किया 3 काम किया, 8 में से कितनी देर में कर दिया भाई? आप कहोगे जी कर दिया 5 घंटे में समाप्त, 5 घंटे में ये समाप्त कर दिया। तो अब ये कह रहा है यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त होगा? तो तीनों मिलकर काम करने के भी 2-3 तरीके हैं। या तो एक तो तरीका है कि आप लोग इसे फ्रैक्शन से ही निकाल लो, एक तरीका है कि आप लोग इसे कंप्लीट काम से निकाल लो, एक तरीका ये है कि आप इसे परसेंटेज से निकाल लो। तो सबसे पहले तो मैं इसे फ्रैक्शन से कंप्लीट वैल्यू वाले तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कैसे आप लोग करोगे? इसकी डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कि जी आधा 3 में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा 6 में, और 1/8 1 में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा 8 में, 3/8 5 में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा 40/3 में। क्लियर है इतनी बात? दिख रहा होगा मेरे हिसाब से नीचे, कब दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर बात करें एलसीएम की तो 6, 8 और 40 का क्या एलसीएम होगा? आप कहोगे जी 6, 8 और 40 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 120। 20 छिका 120, 15 अट्ठे 120 और 40 तिया 120। तो ये आपका क्या हो गया? ये जॉन की एफिशिएंसी, जोए की एफिशिएंसी और ये जॉर्ज की एफिशिएंसी आ गई 20, 15 और 9। क्लियर। तो यहाँ से अगर बात करें कि आपसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर काम करते तो काम कितने समय में समाप्त हो जाता है? हमने कहा जी हमारा जो काम है वो है 120, हमारा जो काम है वो है 120 और जो इफिशिएंसी है हमारी वो है 20 और 15 35, 35 और 9 44, यानी कि ये इस इफिशिएंसी से हमें काम करना है। तो अगर मैं इसे 3 से काट दूँ या 4 से काट दूँ, 4 से काटते ही हमारा क्या आ जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 30/11 है ऑप्शन में। तो 30/11 की अगर बात करें तो ये सी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बहुत ही आसान तरीके से कर लिया हम लोग। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 50% तो यहाँ पे हो गया और 12.5% यहाँ पे हो गया और ये कितना हो गया 37.5% यहाँ हो गया। और तो उससे आप लोग क्या करोगे कि इसका एक एक दिन का काम निकाल लोगे। ठीक है, वहां से आप लोग इसे परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो चलिए
एक ही सवाल पे ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रम से 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब बी उसी काम को करता है तो उसे मजदूरी के रूप में 75 रुपये मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो काम की लागत क्या करें। बहुत ही आसान सवाल है। तो इस सवाल की अगर बात करें तो भैया हमने कहा ए ये है आपका, ये आपका बी है। क्लियर है जी बात। ए कितने रुपए, 3.5 रुपये। बी कितने रुपए, 2.5 रुपये। क्लियर। और ए कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, जब समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये। तो ए को मिले जी 63 रुपये जब इस काम को समाप्त कर लेता है। ए को एक दिन के 3.5 मिलते हैं और टोटल इसे पैसे कितने मिल गए, 63 रुपये। और बी को एक दिन के 2.5 मिलते हैं और टोटल इसे कितने मिल गए, आप कहोगे जी टोटल इसे मिल गए 75 रुपये। क्लियर है। यहां से आप लोग वो डेज निकाल सकते हो। डेज कैसे निकालोगे मैं बता दे रहा हूं। ये ले लेते हैं हम ग्रीन कलर। तो यहाँ से अगर बात करें, जिस आदमी को 3.5 रुपये एक दिन के मिल रहे थे और उसे टोटल मिले हैं 63 रुपये, तो कितने दिनों में मिले होंगे, 63 बटे 3.5 और वो पॉइंट का 0 ऊपर चला गया, पॉइंट का 0 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 35। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 7 नम 63, तो ये 90 हो गया। तो ये सीधा आपका आ गया 18। ठीक है, 18 पंजे 90। यहाँ से अगर बात करें तो ये तो पॉइंट 0 ऊपर चला गया, 25 या 75, ये हो गया 30। ठीक है, तो ये आपका ए और बी का किसका रेशो आ गया, डेज का। ए और बी का डेज का रेशो 18:30 है। तो इफिशियंसी का मैं निकाल सकता हूँ। इफिशियंसी का कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और भैया 6 18। क्लियर। यानी कि अगर मैं बात करूँ, ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, बी की जो एफिशिएंसी है वो है 8। इसने कहा यदि वो दोनों एक साथ काम करें, मिलकर वही काम करें, तो उस काम की लागत क्या होगी। हमने कहा जी अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम है कितना, 18 पंजे 90। क्लियर। 18 पंजे 90 काम है टोटल। डेज की इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट काम आ जाता है। और ये कराना किससे, ए और बी से। इनकी इफिशियंसी कितनी है, आप कहोगे जी 5 और 3, इनकी जो इफिशियंसी है वो है 8। क्लियर है। तो 8 इफिशियंसी से काम करेंगे, जो कि काम है टोटल 90। और एक दिन के पैसे कितने लेते हैं दोनों, आप कहोगे जी ए लेता है 3.5 रुपये, बी लेता है 2.5 रुपये, यानी कि एक दिन के दोनों मिला के लेते हैं 6 रुपये। तो ये आपका खर्चा आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये हो गया आपका 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 4 से इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22.5 आ गया। तो आपका आ गया 67.5। क्लियर है। तो यहाँ से अगर 67.5 की बात करें तो ए ऑप्शन आपका इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है, ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ये भी आसानी सवाल है, रेड पेन से ही करते हैं। ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, यानी ये आपका ए है जी और ये आपका बी है। ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। हमने कहा जी बी और सी का भी बता दो, बी और सी का इन्होंने बताया है 12 दिन में। क्लियर है, आसान सी चीजें। और ठीक है, और मेंस में ऐसा नहीं होता कि मेंस में सारे ही सवाल टफ आते हैं और भाई हमने बहुत तगड़े तगड़े सवाल कर लिए और मेंस में आगे वही जो थोड़े बहुत आसान वाले सवाल हैं और उसमें तुम घूम गए। तो मेंस का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बस तगड़े तगड़े सवाल पढ़ो। सवाल का मतलब ये होता है कि हम लोग सारे सवाल पढ़ें। ठीक है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट वीक होने चाहिए। जब हमारा आसान सवाल आया तो जल्दी कर दिया, थोड़ा टफ आया तो हमने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है कि वो भी हमारा जल्दी हो गया। क्लियर। तो चलो सवाल की अगर बात करें कि भैया बी और सी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका ए बी हो गया, ये बी हो गया जी और ये हो गया आपका सी। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर। अब पूछा क्या है, ए और सी का पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसमें काम मान लेता हूँ 8, 12 और 6 का मैं मान लेता हूँ 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक है, एफिशिएंसी मुझे डायरेक्ट दिख ही रही है, निकालने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसे 1 मान लूँ बी को तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, और ये आपने 1 माना है तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 1 4। सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो भैया ए की एफिशिएंसी है आपकी 2 और सी की है
1, यानी कि दोनों की मिला के कितनी इफिशियंसी है 3 इफिशियंसी से जो 24 काम है कितने दिनों में हो जाएगा 8 दिनों में। 8 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसानी था। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो एक साथ कार्य करते हुए वे उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। ये भी आसानी सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं पेपर में कि भैया ये आपका बी है और ये है आपका ए। क्लियर है इतनी बात। इसने कहा बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक का समय लगता है, यानी ए को अगर टी घंटे लग रहे हैं भाई साहब तो बी को लगेंगे 10 घंटे ज्यादा, टी प्लस के 10। क्लियर है इतनी बात। कब, जब ये दोनों अकेले अकेले उन्होंने काम किया, एक साथ कार्य करते हुए उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हमने कहा जी एक साथ आपने काम कराया, ये ए प्लस बी, और इन्होंने काम कर दिया 12 घंटे में। ठीक है, तो बी को उस काम का 50% करने के कितना घंटे लगेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, ऑप्शन यूज कर लो। एक तरीका है कि आप लोग क्वाड्रेटिक बना लो। ठीक है, एक तरीका आप लोग थोड़ा बहुत सोच भी सकते हो। भाई मेंस का अगर तैयारी कर रहे हो तो सोचना तो आम सी बात है तुम्हारे लिए। तो अगर सोचने की अगर मैं बात करूं तो जब मैं ये सवाल देखा तो मैंने डायरेक्ट ही देख लिया था कि भैया ये आपका 12 आ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन में 20, 30, 15 ऐसे ऐसे ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने 20, 30 वाले रख लिए। 20, 30 वाले रखने का मतलब है कि टी की वैल्यू अगर आप 20 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, और पूरा का पूरा काम आप मान लोगे 60, पूरा का पूरा काम आप 60 मान लोगे तो ए और बी मिलकर उससे आराम से 12 दिनों में कर देंगे। तो मेरा ये जो टी 20 माना हो तो बिल्कुल सही साबित हो गया। तो यहाँ से इसने पूछा है कि बी उस काम को 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो हमने कहा जी बी जो है उस काम को पूरे को करता है 30 घंटे में। क्लियर, तो 50% कर देगा 15 घंटे में। क्लियर है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। 20, 30, 12 रहता है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की अगर बात करें, ए की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है, यानी मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूं जी आपका, और ये आपका है सी। तो ए की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है, यानी कि ए की एफिशिएंसी जो है सी की 3 टाइम्स है। क्लियर है इतनी बात। इसने कहा दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है तो वे बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे, यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो यदि अगर बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, हमने कहा जी काम कितना है, आपने कहा जी ए और बी जो है इसे 22.5 दिनों में कर रहे थे। ए और बी इसे 22.5 दिनों में कर रहे थे। कब, जब ए की एफिशिएंसी कितनी थी 3 और सी की एफिशिएंसी थी 1, यानी एक दिन का इनका काम था 4। ठीक है भाई, 3 और 1 मिला के 4। और ये टोटल काम जो आपका बी भाई साहब हैं, बी भाई साहब इसे कितने दिन में कर देते हैं, आप कहोगे जी बी भाई साहब कर देते हैं इसे 15 दिनों में। तो यहाँ से आपकी बी की डायरेक्ट एफिशिएंसी आ जाएगी। कैसे, ये पॉइंट गया नीचे, 15 एकम 15, और जी 15 15 225, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 6। क्लियर, पूछा क्या है, इसने कहा यदि वो उन दोनों को 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ काम के पे जुड़ जाता है, तो उन दोनों ने अगर इस पे 15 दिन काम कर लिया, उन दोनों ने अगर इस पे 15 दिन काम कर लिया तो उन दोनों का काम बचा कितना। आपने कहा जी दोनों के दोनों 22.5 दिनों में काम कंप्लीट करते थे, 15 दिन उन्होंने कर लिया तो उनका बचा 7.5 दिन का काम। 7.5 दिन का काम बचा, और ये 7.5 दिन के काम में काम कितना होगा ए और सी का, यानी कि ए और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, 3 और 1 4, ये हो गया उस 7.5 दिनों का काम। क्लियर, और ये कराना किससे है, बी उनके साथ जुड़ गया, यानी कि 3 और 1 4 तो ये था ही, 6 और जुड़ गया। तो 6 और जुड़ने का मतलब है कि टोटल 4 और 6 कितना हो गया 10। क्लियर है भाई, तो यहां से पता कर लेते हैं क्या आएगा आंसर। तो पॉइंट से 0 हट गया, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 3 है ऑप्शन में जी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है, बी उस काम का 1/3 भाग 25 दिनों में 25 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए दोनों कितने दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो ये भी 2-3 तरीके से हो जाता है। एक तरीका तो वही है कि आप लोग इसे सीधा कर लो, ए 50 बी 75, ठीक है, और एक फ्रैक्शन वाले मेथड से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे।
ये सवाल भले ही उससे छोटा ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो एसएससी में आए हैं जो ये फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है, अगर इन्हें फ्रैक्शन के मेथड से किया जाए तो बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। तो चलो मैं आपको फ्रैक्शन वाला मेथड भी बता देता हूँ कि भैया जो ए जो है 1/5 भाग 10 दिन में कर रहा है जी, क्लियर। और बी उस काम का 1/3 भाग, बी उस काम का 1/3 भाग कितने दिन में, 75 दिन में कर रहा है। हम लोगों ने कराना क्या है, हम लोगों ने कराना है एक साथ काम करते हुए दोनों कितने दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा करेंगे, यानी कि ए प्लस बी उस काम का जो है हमसे कराना है जी 1/2 हिस्सा, क्लियर। तो 1/2 हिस्से की अगर बात करें, वैसे तो आप नॉर्मली तो कर ही लोगे कि ये 50 हो गया, ये 75 हो गया, और डायरेक्ट आप क्या कर लेना, एलसीएम मान लेना। चलो मैं वो भी बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 75, ये काम आप मान लोगे 150, 50 तिया 150, और भैया 75 दूनी 150, ठीक है। और ये काम कितना है टोटल, 150 काम है, इसका आधा हो जाएगा 75 काम, और ये 75 काम 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से कराना है। तो भैया ये 15/5 हो जाएगा 75, और 15/5 75, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो वो तरीका है जो नॉर्मली हम लोग कर ही सकते हैं। फ्रैक्शन वाले मेथड से देखें तो कैसे करेंगे, तो हमने कहा जी 1/5 काम करता है 10 दिन में, यानी कि एक दिन में अगर काम की बात करें तो एक दिन में भाई साहब करेंगे 1/50 काम एक दिन में, क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1/75 काम करेंगे एक दिन में। काम कितना कराना है, आप कहोगे जी काम कराना है 1/2। 1/2 की बात करें तो भैया पहले तो मैं सेम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे बेस सेम कर लेता हूँ, 150 बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3/150, ठीक है, 3/150। इससे अगर मिटा दूँ मैं तो ऐसे मिट जाएगा ये 3/150। और यहाँ पे 150 की बात करें तो ये हो गया आपका 2/150, क्लियर। तो आपका 150 में से कितना काम, 3 ये 2 ये, यानी कि 150 में से आपका 5 काम हो गया, 150 में से आपका 5 काम हो गया, कब, एक दिन में, क्लियर। और काम कराना कितना है आपको, आप कहोगे जी काम तो मुझे 1/2 कराना है, तो पहले तो इसका 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए आपको 150/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, और फिर इसका आधा भी बनाना पड़ेगा। आधा बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इससे काटोगे इसे तो ये हो गया 30, और इससे इसे कैंसिल करोगे तो 15। तो ऐसे आप लोग इसे फ्रैक्शन वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, एक व्यक्ति 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जबकि बाकी बची हुई दूरी ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। कार से वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्या करते हैं हम लोग इसमें, हम लोग लगाते हैं इसमें एलिगेशन। और एलिगेशन कैसे लगाते हैं, हमें पता है कि एलिगेशन जो लगता है जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में चीज़ें हों उस पर लगता है। यानी कि अगर स्पीड पे आप लोग लगा रहे हो तो स्पीड किसके रेस्पेक्ट में होती है, टाइम के। तो आपका जो रेशो आएगा वो टाइम का आएगा, क्लियर। तो यहां से अगर बात करें जी आपकी कार की, तो कार जो है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी ये आपकी मैंने कार की स्पीड लिख दी। और ट्रेन आपकी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, आपकी लिख दी मैंने ट्रेन की स्पीड, ठीक है। और ओवरऑल जो स्पीड है आपकी 1200 किलोमीटर चल रहा है 16 घंटे में, यानी कि 4 तिया 12 100, और भैया ये हो गया 4 चौक 16, और 4 से काट लो 2 0 25, यानी कि जो इसकी ओवरऑल या स्पीड है वो है आपकी 75, क्लियर। तो रेशो की अगर बात करें एलिगेशन से, तो आपका टाइम का रेशो आएगा 80 में से 75 माइनस करोगे 1, और भैया 75 में से 40 माइनस करोगे तो आएगा, सॉरी ये आएगा 5, और ये 75 में से 40 माइनस करोगे तो आएगा आपका 35, क्लियर है। 5 और 35 के अगर रेशो की बात करें तो आपका रेशो टाइम का आ जाएगा 1:7। भाई 5 7 35, क्लियर है इतनी बात। तो यहां से अगर बात करें टाइम लग कितना रहा था, आप कहोगे जी टाइम लग रहे थे 16 घंटे, ठीक है। तो हमारे तो लग रहे हैं 1 और 7 मिला के 8 ही घंटे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2। तो 2 घंटे लेगी कार और 14 घंटे लेगी ट्रेन। पूछा गया क्या है कि कार से वह कितनी दूरी तय करता है। हमने कहा जी कार जो आपकी चलती है 2 घंटे के लिए चलती है, कार जो आपकी चलती है 2 घंटे के लिए चलती है, और कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में 40 की स्पीड से कितना चलेगा, 40 × 2 80 किलोमीटर है कहीं ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल है आपका, राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उनकी गति का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है, उनकी गति के बीच अंतर बताइए। ये क्वेश्चन है। चलो तो हमने कहा जी आपका राहुल और मिथुन जो है 30-30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। 30 किलोमीटर गया राहुल और ये आपका मिथुन गया 30 किलोमीटर, ये आपका मिथुन गया 30 किलोमीटर और दोनों ने मिला के कितना टाइम ले लिया, 2 घंटे 6 मिनट। 6 मिनट यानी 6/10 6/60, 1/10 घंटे और 1/10 2 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 21/10 घंटे। क्लियर। यहाँ से हमें एक चीज और पता है कि जी इनकी जो गति का योग यानी कि राहुल और दूसरा कौन है, मिथुन, R + के M कितना है, 70। क्लियर। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो भैया ये 30 मैंने काट दिया और ये 30 काटते ही आपका यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 0। इतनी बात आप लोग समझते ही होंगे। तो R + के M जो ऊपर आया है उसकी जगह में डायरेक्ट ही 70 लिख रहा हूँ और नीचे आपका आ गया R और M। क्लियर। और यहाँ पे 7/100, 7 से 70 कैंसिल आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 10 और RM आपका आ जाएगा, इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 1000। इतनी मेरे हिसाब से आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 1000 के बराबर। और ये दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। आपने कहा जी एक चीज़ मुझे और पता है, वो तो आपने लिखी ही नहीं कि R + के M क्या है, 70। R + के M अगर 70 है तो मैं M की वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। M की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे M की वैल्यू हो जाएगी, M की वैल्यू आपकी हो जाएगी 70, सॉरी हाँ M की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस का R। क्लियर। M की वैल्यू होगी आपकी 70 माइनस का R और ये बराबर किसके है, आप कहोगे जी ये बराबर है 1000 के, ये बराबर है 1000 के। यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है 1000 है और भैया उनका जो सम है वो 70 है। तो 1000 को दिमाग में रखते हुए मेरे एकदम दिमाग में आया कि भाई 5 दूनी 10 और 5 और 2 क्या होते हैं, 7 भी होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि एक आपका क्या क्या होना चाहिए था, 50 और 20, तो ये काम सही भी बैठ रहा है। कैसे, अगर मैं R को 50 कहूँ तो यहाँ पे ओवरऑल 20 बन जाएगा और R यहाँ पे बार पे क्या हो जाएगा 50, तो ये 50 × 20 1000 हो जाएगा। इसका मतलब R की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी आपकी 50 और M की वैल्यू आएगी आपकी 20। यानी कि R की जो स्पीड यानी कि राहुल की जो स्पीड आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा और जो आपके मिथुन जी हैं उनकी स्पीड आई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनका क्या पूछा है, डिफरेंस। तो 50 और 20 का जो डिफरेंस हो गया कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता, B का हिस्सा क्या होगा और अगर A और B एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं, इसके लिए उन्हें 5950 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। आसानी सवाल है कि A ने अकेले काम किया होता तो 63 घंटे लेता, A लेता जी 63 घंटे और B का हिस्सा क्या होगा जब एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं तो 36 घंटे में समाप्त करते हैं। ये इनका टाइम का रेशो है। ठीक है, टाइम के रेशो की अगर मैं बात करूँ, मैं इसे 7 से काट ही लेता हूँ। तो 7 से काटने पे आ जाएगा 7 9 63, तो 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा जी आपका 9 से। तो 9 7 63 और 9 चौक 36। क्लियर है। तो ये आपका आ गया टाइम का रेशो और आपका जो इफिशियंसी का रेशो आएगा वो आएगा 4 और 7 का। इफिशियंसी का रेशो इसलिए निकाला कि हम लोग जो पैसे बांटते हैं हम लोग उसी हिसाब से बांटते हैं कि जिसने जितना काम किया। ठीक है, जितने जितना काम किया उसी को उतने पैसे मिलेंगे। तो ये आदमी अगर 4 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 4 काम कर रहा है और ये एक दिन में दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं। तो जो आदमी एक दिन में मिलके 4 काम कर रहा है, जो आदमी एक दिन में मिलके 4 का एक दिन में 4 काम कर रहा है और दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं 7 काम, यानी कि एक ने 4 किया और दूसरे ने 3 किया। क्लियर है बात। और हम कह रहे हैं कि जी इस 7 काम के से मिल रहे हैं 5950 रुपये, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी 5950 रुपये, यानी 7 काम करता है। या एक दिन में अगर 7 रुपये दिए जाएं, एक दिन में अगर 7 रुपये दिए जाएं तो A को देंगे हम 4 रुपये, B को देंगे हम 3 रुपये। इसने क्या पूछा गया है, इसने कहा जी B का हिस्सा क्या होगा। हमने कहा B को तो हम लोग 3 रुपये दे रहे हैं, कब, जब हम लोग टोटल हमारे पास 7 रुपये हैं। हमने कहा जब हमारे पास 7 रुपये हैं तो हम B को दे रहे हैं 3 रुपये।
क्लियर। और 7 की जगह हमारे पास कितने रुपए हैं, 7 की जगह हमारे पास हैं 5950 रुपए। इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो 7 8 56, 3 7 5 35, यानी एक की वैल्यू होगी आपकी 850। अगर एक की वैल्यू 850 है और 3 की बतानी है तो भैया 3 × 850 2550 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, राहुल पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है, फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। तो परसेंटेज में अगर मैं मानूं इससे तो 100x ही मान लेता हूँ, ठीक है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष है बताना है, तो मैंने कहा कि भैया 100x है, क्लियर। और 3/8 अगर ये आदमी खा गया तो बचा कितना, आप कहोगे जी 5/8 बचा, क्लियर। और शेष भाग का 3/10 खाता है, तो यही आपका शेष भाग है। और इसका ये आदमी 3/10 खाता है तो बचा कितना, आप कहोगे जी 7/10 बचता है। अगर 7/10 बच गया, फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 खाती है, तो इसका मतलब 3/7 यहाँ से भी बच गया। और भी कुछ खा रही है क्या रेनू? नहीं, रेनू है, राजू है, राजू है जी, ये राजू। अच्छा, राजू और रेनू दोनों मिलके खा रहे हैं, वाह जी वाह। तो दोनों ने मिलके इतना खा लिया, 100x मैंने माना था। तो अब बचा कितना, आप कहोगे जी ये बचा आपका इस 7 से, तो ये 7 ही कैंसिल हो गया। और भैया और किसी से कुछ कैंसिल हो रहा है, इस 0 से 0 कैंसिल होगी। और क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है आपका 4 से तो नहीं कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, क्लियर। तो आपका क्या बचा, आपका जो बचा है ये 25 × 3 और 25 × 3/4, और परसेंटेज में मैंने 100x माना था, तो उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं × 100, तो भैया 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, तो 3/16 आपका आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन में 3/16, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, x किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है, और z उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलो जी ये भी देखते हैं। तो इसने हमें कहा है कि x किसी कार्य को 3 दिन में करता है। x ने जो है जी कार्य कर दिया 3 दिन में, y उस कार्य के 3 गुने को 8 दिन में करता है। अगर y उस कार्य के 3 गुने को 8 दिन में करता है तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा, आपको होगी जी 8/3 दिन में, क्लियर। आगे कौन आता है, जेड भाई साहब आते हैं। जेड भाई साहब 5 गुने को 12 दिन में कर सकते हैं। जेड भाई साहब 5 गुने को 12 दिन में कर सकते हैं, तो सेम काम कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे जी सेम काम करेंगे ये 12/5 में, क्लियर। तो यहाँ से अगर इनकी इफिशियंसी की बात करूँ तो इफिशियंसी से पहले मैं काम मान लेता हूँ। तो 8, 3 और 12 का एलसीएम मेरे हिसाब से 24, 3 8 24 और 8 3 24, इसका हो गया 9 और 12 दूनी 24, इसकी इफिशियंसी आ गई 10, क्लियर है। तो 24 काम आपका है जी जो आपका करवाना है हमें, किस किस से 24 काम, ये एक दिन साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, ठीक है जी, लो 6 घंटे काम करा देंगे। तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये 8 और 9 कितने हो गए, 17, 8 और 9 17, 17 और 10 27, 17 और 10 27। तो 3 से मैं काट सकता हूँ, 3 8 3 9 27 और 3 8 24, और कुछ कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 16/3, 16/3 हो गया आपका, 5 तिया 15 और 1/3, 5 से ही 1/3 और 1/3 होता है आपका 20 मिनट। है कई ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी इतनी बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक ट्रेन द्वारा x+1 घंटे में तय की गई दूरी x³ + 1 किलोमीटर है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो ये भैया दूरी कितनी है, आप कहोगे जी दूरी है इसकी x³ + 1, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम है आपका x+1, और आपसे पूछा गया क्या है, स्पीड। तो मैंने क्या किया भैया, दूरी बटे समय, या डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या होता है, स्पीड। क्लियर इतनी चीज। तो यहां से अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है x+1, और ये कितना हो जाएगा x²
+1 माइनस के XY अपॉन x+1, और इस x+1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा x² +1 माइनस का x है कहीं ऑप्शन में, x² +1 माइनस का x। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 था शायद। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि ए और बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश किया। ए और बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश कर एक साझेदारी व्यापार शुरू किया। बी के 4/5वें हिस्से के बराबर राशि के साथ 3 महीने बाद सी भी उसमें शामिल हो गया, और उस वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या था यदि ए को उसके हिस्से के रूप में 16,800 रुपये मिले। तो ये आपका सवाल। तो हमने कहा जी ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये है आपका सी। क्लियर? ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका टाइम है, और भैया ये है आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं हम कैसे हैं कि भैया जिस आदमी ने जितने पैसे लगाए, यानी कि जितने इन्वेस्ट करे पैसे, जितने समय तक किए, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू आपका क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। तो यहाँ से अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, अगर बात करें तो बी ने भैया 2 रुपये इन्वेस्ट किए, रेशो में 2:5 है तो मैंने 2 मान लिया, और पूरे साल के लिए किए तो इसका टाइम आ गया 12। और बी ने आपके कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 5 रुपये। कितने टाइम के लिए? 12। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी के 4/5वें के बराबर, यानी बी का जो 4/5 होगा, यानी 5 का 4/5 क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? 3 महीने बाद के राशि के साथ 3 महीने बाद सी भी उसमें शामिल हो गया, यानी कि 12 महीनों की अगर बात हो रही है और उसमें से 3 महीने चले गए तो बाकी बचे कितने? 9 महीने। इन 9 महीने के लिए सी ने लगाया पैसा, तो उस वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या था यदि ए को उसके हिस्से के रूप में 16,800 रुपये मिले। तो भैया लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कैसे निकलेगा आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कुछ कट रहा है, चलो बाद में देख लेंगे, तो मैं पहले लिख ही लेता हूँ। ये हो गया आपका 24, और ये हो गया आपका 12×5 60, और ये हो गया आपका 9×4 36। क्लियर? पूछा क्या है इसने? तो अंत में उनका लाभ, किसका लाभ? उस वर्ष के अंत में उन तीनों का लाभ कितना होगा? हमने कहा जी रेशो के हिसाब से तो 60 और ये 36 और 24 जो आपके मिला के हो जाएंगे 60 ही हो जाएंगे, 60 ये 120 रुपये हो जाएगा रेशो के हिसाब से। क्लियर? और इसमें दिया हुआ क्या है कि ए के हिस्से में 16,800 रुपये है, हमारे हिसाब से 24 रुपये है, यानी कि 24 की वैल्यू अगर आपकी 16800 है तो आपको 120 की बतानी है। तो 24 पंजे होता है 120, तो 5 की गुणा कर लो दोनों तरफ, 5 0 0 5 0 0 5 8 40 की 0 हासिल लगी 4, और 16 पंजे 80 और 4 84। तो भैया ये है हमारा तो आंसर सी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया था, तो उनकी पूंजी का अनुपात बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमें एक चीज़ पता होती है कि भैया हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर? तो प्रॉफिट के अगर रेशो की बात की जाए तो प्रॉफिट का जो हमें रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:7:5। क्लियर? और टाइम के अगर रेशो की बात की जाए तो टाइम का रेशो हमें दिया गया है 7:8:14। क्लियर है जी? क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के रेशो की कि आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आएगा, तो इन्वेस्टमेंट का जो आपका रेशो आएगा कैसे निकलेगा? वो इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा अगर आप प्रॉफिट को टाइम से भाग दे दोगे। क्लियर है इतनी बात? तो करो P/T। यहाँ पे P/T करोगे तो आएगा आपका 8/7, यहाँ पे करोगे तो आएगा आपका 7/8, यहाँ पे आएगा आपका 5/14। ठीक है, रेशो की अगर बात करें तो 14
7 भी आ गया, एक 2 भी आ गया और एक 4 की हमें और ज़रूरत है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ तो इस 14 से मैं ये वाला 14 कैंसिल आउट कर सकता हूँ और 14 चौका 56 की हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें बेसिकली। क्लियर है जी? तो 14 से 14 हो गया तो ये आ गया आपका 20 और ये आ गया आपका 8 7 बार, ये आ जाएगा 49 और ये आपका 7 8 बार, ये आ जाएगा आपका 64। यानी कि आपका जो रेशो आएगा वो आएगा 64:49:20। तो बी ऑप्शन आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप वो नंबर मान लीजिए, ठीक है, कि वो नंबर आपका x है और आपने सब नंबर में वो ऐड कर लिया कि भैया 8 + x अपॉन 13 + x इक्वल्स टू 26 + x अपॉन 40 + x, और फिर आप CND रूल लगा सकते हैं। उसके अलावा एक जो सवाल को करने की ट्रिक रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल को हम कैसे करते हैं कि भैया जैसे 8 है, 13 है, 26 है और 40 है। क्लियर? इनका मैं डिफरेंस देख लेता हूँ। यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस है। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पे आपका 14 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे आपका 14 का डिफरेंस है। इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं। तो 14 8 112 और 26 पंजे 130। 130 और 112 के अगर डिफरेंस की बात करें तो इसका डिफरेंस निकाल के हम लोग लिखते हैं जो आ जाएगा आपका 18 और यहाँ से आपका 5 का और 14 का। क्लियर? 5 का और 14 का डिफरेंस लिखेंगे। 5 का और 14 का डिफरेंस कितना आएगा? आप कहोगे जी 5 और 14 का जो आपका डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 9। तो उस 9 से भाग लगा दो। तो 9 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा? आप कहोगे जी 2। ठीक है? तो 2 एक ऐसा नंबर है, अगर इन सब नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर आपके समान अनुपात में आ जाएंगे। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा बी में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है? ये सवाल है। तो इस सवाल पे भी हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे कह रहा है बस ऐसे ऐसे करते जाओ। ठीक है? इसने कहा जी ये आपका ए है, ये हमने ए लिख लिया, ये आपका बी है, लिख लिया। अब इसने कहा कि भैया ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, यानी ए से तो हुए हैं 5 कम और बी में वो 5 गए हैं बढ़। क्लियर है जी इतनी चीज? और तब क्या हो गया? तब दोनों क्लासेस में जो है बच्चे सेम हो गए। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा दूसरी लाइन क्या कहता है? दूसरी लाइन कहता है यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, ये आपकी कक्षा बी है और ये है आपकी कक्षा ए। कक्षा बी से क्या हुआ है जी? कक्षा बी से 25 बच्चे माइनस हुए हैं और इन बच्चों ने प्रवेश कहाँ ले लिया है? इन बच्चों ने प्रवेश ले लिया है कक्षा ए में, तो कक्षा ए में 25 बच्चे ऐड कर दो। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है? अब क्या करें? तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या के दोगुनी हो जाती है, यानी इस वाली कक्षा में जो संख्या है दोगुनी होगी ये इस वाली संख्या से। तो अगर इसे आपको बराबर करना है तो जाहिर सी बात है इस वाली में हमें क्या करना पड़ता है? 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग पता कर सकते हैं और बी का रेशो। यहां से बात करें a माइनस बी आपका कितना आ जाएगा? आप कहोगे जी a माइनस बी मेरा पहली इक्वेशन से आ जाएगा 10। यहां से अगर बात करें तो यहां से आपका ये आपका आ गया जी ट्वाइस ऑफ b माइनस का a इक्वल्स टू ये 50 हो गया और ये 50 जो है इधर जाके ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 75। क्लियर है इतनी चीजें? तो यहां से अगर मैं बात करूं ट्वाइस ऑफ b माइनस का a आपका कितना आ गया? 75। ट्वाइस ऑफ b माइनस का a आपका आ जाएगा 75 और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो a से a तो कैंसिल आउट हो गया। ट्वाइस ऑफ b में से b माइनस करोगे तो b आ गया। क्लियर? और 75 और 10 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 85, यानी b आपका आ गया 85 और a और b का डिफरेंस कितना था? 10 का। तो b अगर 85 है तो a आपका आ जाएगा 95। ठीक है? रेशो की बात करें तो भैया 19 पंजे 95 और 17 पंजे 85। क्लियर? तो यहां से रेशो क्या आ जाएगा? 19:17।
ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, x और y की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उसकी मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि y की आय x के व्यय के बराबर है तो x और y की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के सवाल को हम लोग किस तरीके से करते हैं, जैसे इसने कहा है कि भैया x और ये y, ये इनकी इनकम का रेशो है और दूसरा रेशो किस चीज का दिया गया है, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का। क्लियर है। इनकम का रेशो क्या है, आप कहोगे जी इनकम का रेशो है 5:4, एक्सपेंडिचर का जो रेशो है 9:7। अब इसने कहा यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, y की आय x के व्यय के बराबर है, यानी ये कहना चाह रहा है y's इनकम इक्वल्स टू x एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि y की जो आपकी इनकम है x के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो हमने कहा y की इनकम क्या है 4 रुपये और x का एक्सपेंडिचर क्या है 9 रुपये। तो ये 4 और 9 आपको बराबर करने हैं। तो 4 और 9 को बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे 4 है वहाँ वाले रेशो में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जहाँ पे 9 है वहाँ वाले रेशो में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपका रिजल्ट क्या आएगा, आप कहोगे जी रिजल्ट अगर आप यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया भाई 45, ये हो गया आपका 36 और इसमें 4 से करेंगे तो ये हो गया आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो अगर मैं आय में से व्यय घटा दूं या इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं तो मेरा क्या आएगा, आप कहोगे जी आपका आएगा सेविंग। ठीक है, तो 45 में से 36 माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 9 और भाई 36 में से 28 माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 8। तो 9:8 जो है आपकी सेविंग का रेशो हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था इसने सवाल में, एक्स और व्यय की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भैया जब x को प्रत्येक 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। x+9 और x² के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल जितने भी एसएससी के पेपर हो रहे हैं सभी क्वेश्चन उसमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने करा भी दिया है ये कि कैसे होता है सवाल। जैसे इसने कहा जी ये आपका 19 है, 28 है और जी 55 है, इसके अलावा 91। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 36 का डिफरेंस है। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि आप इसका 1 और 4 का रेशो ले लो और उस 4 के रेशो को बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 की। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे कि भाई ये मैंने ले लिया 1 और ये ले लिया मैंने 4। बेसिकली मैंने क्या कर लिया 9 से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं 19 चौक 76 और 55 एकम 55, यानी कि 19 चौक 76 और 55 एकम 55। इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस आएगा भैया 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, 21। क्योंकि मैंने इसमें किससे भाग लगाया था 9 से। 9 से अगर तुमने भाग लगाया है तो बाद में 9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36 और 9 का। 36 और 9 का जो डिफरेंस है वो है 27। 36 और 9 का डिफरेंस है 27, जिस डिफरेंस से हम लोग क्या करते हैं भाग लगाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या आएगा तो 9 तिया 27 और 3 सते 21। तो 7 वो नंबर है जिसे हम लोग क्या करेंगे सब नंबर में से घटाएंगे तो आपके जो नंबर हैं समानुपात में आ जाएंगे। पूछा गया क्या है, इसने पूछा है आपसे x+9 और x² के बीच का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती यानी कि क्या होता है आपका मीन प्रोपोर्शनल, वो होता है आपका √AB। क्लियर। तो √AB, a की वैल्यू क्या है x+9, x की वैल्यू आपकी 7 आई है तो 7 + 9 हो गया आपका 16 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बाहर 4 × 7, 7 चौक 28, जो बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका रिशु अपनी आय का x% बचाती है, उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली हम अगर बात करें इनकम आपकी होती क्या है, आप कहोगे जी इनकम हमारी होती है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। क्लियर। तो इसने कहा जी आय का x% बचाती है। ठीक है, यानी कि आय का x%
बचाती है। ये हमने कह दिया x% बचाती है। ठीक है, अब आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। हमने कहा व्यय में कितने की वृद्धि हुई है, आप कहोगे जी व्यय में जो आपकी वृद्धि हुई है वो हुई है 20 की, और आपकी जो सेविंग में वृद्धि हुई है वो हुई है 50 की, और ओवरऑल जो इनकम में वृद्धि हुई है वो हुई है आपकी 26 की। क्लियर। और इसने पूछा क्या है, x का मान पूछा है। तो x के मान की अगर मैं बात करूं तो भैया ये क्या एलिगेशन अगर मैं इस सवाल में लगा दूं तो एलिगेशन से क्या आ जाएगा, 20 और 26 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 6, 50 में से 26 माइनस करोगे तो आ जाएगा 24, तो आपका जो रेशो आ जाएगा 1:4, 6 कम 6, 6 चौक 24। यानी कि अगर आपकी इनकम टोटल कितनी है 5 रुपये, अगर आपकी इनकम है टोटल 5 रुपये तो उस इनकम में से कितने रुपए बचा रही है, सेविंग क्या है 1 रुपया। ठीक है, और कितना पूछा है भैया, x का मान पूछा है, यानी परसेंटेज में आपसे पूछा है कि कितना % बचाती है। हमने कहा जी 1 रुपया बचा रही है, 1 रुपया बचा रही है टोटल कितने में से, 4 और 1 5 रुपए में से, तो 1/5 और 1/5 आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है 20%, तो 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका जो है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है तो ए और बी के खर्चे का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही है सवाल। तो इस तरीके के सवालों को भी हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए इसने कहा जी ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये इनका इनकम है, और दूसरा रेशो किस चीज का दिया हुआ है, सेविंग का, ये इनकी सेविंग है। क्लियर। अब इसने क्या कहा कि जी इनकी जो आय का अनुपात यानी इनकम का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5। क्लियर इतनी बात। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है बचत का अनुपात यानी कि सेविंग का रेशो, सेविंग का रेशो आपको दिया हुआ है 2:3। क्लियर इतनी बात। अब इसने क्या कहा है, यदि B की आय A की बचत का 3 गुने के बराबर है, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए अलग से कि जी B की आय यानी B's इनकम A की बचत के 3 गुने के बराबर है, यानी कि A की सेविंग के भैया कितने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। यानी ए की सेविंग में अगर आप 3 गुना करो तो बी की इनकम के बराबर है। क्लियर है। तो यहां से अगर बात करें रेशो की तो रेशो क्या आएगा, बीज इनकम अपॉन एज सेविंग इक्वल्स टू 3/1। ये तो कह रहा है यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, ए की बचत के 3 गुने के बराबर बी की इनकम, यानी कि बी की जो इनकम है वो अगर 3 है तो ए की सेविंग क्या है 1, इन दोनों में कितने का रेशो है 3:1 का, तो बना लीजिए 3:1 का रेशो। तो किसी भी रेशो को अपने हिसाब से बनाने के लिए, अपने मन मर्जी का बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस रेशो को सेम बनाते हैं। हम लोगों को क्या करना है, बी की इनकम और ए की सेविंग हम लोगों को अपने हिसाब से 3:1 करनी है। तो सबसे पहले तो इन्हें बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 वाले हिस्से में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये जो 2 वाला हिस्सा है इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की। क्लियर। तो ये दोनों 10-10 हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि बी की इनकम को 3 करो, तो एक मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की करनी पड़ेगी और उसके अलावा यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 की। ये इस वाले पार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमने ऊपर वाले पार्ट में किससे मल्टीप्लाई की है, आप कहोगे जी ऊपर वाले हमने पार्ट में मल्टीप्लाई की है 3 × 2 यानी कि 6 से, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। यहाँ पे हमने किससे की है 5 से, तो 5 दूनी 10 और ये आपका क्या हो गया 5 तिया 15। और आपका इनकम में से अगर हम लोग सेविंग घटा दें तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। तो 18 माइनस का 10 8, 30 माइनस का 15 15, 8:15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ए ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, जब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x - 2 और 5x+4 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके का सवाल मैंने अभी आपको बताया है, सेम ही सवाल है ये भी। जैसे क्या सवाल है जी, 9, 15 और आपका 21, 31। क्लियर है।
इसमें किस किस में कितने का अंतर है, तो 9 और 15 में 6 का अंतर है, 21 और 31 में आपका 10 का अंतर है। इस 10 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 90, 21 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 126। 126 और 90 में बात करूं तो डिफरेंस हो जाएगा 36 का, और इस 36 के डिफरेंस को 6 और 10 का डिफरेंस है 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा 9। क्लियर है इतनी बात। अब इस 9 की जो वैल्यू आई है, 9 किसकी वैल्यू आई है, आप कहोगे जी 9 जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है x की। क्लियर। तो जहां जहां x है उसे x को रिप्लेस कर दो 9 से। तो ये कह रहा है कि 3x माइनस का 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात मैंने बता दिया, आपका जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो होता है √AB। क्लियर। तो यहां से अगर बात करें तो भैया इसकी x की वैल्यू 9 रख लो, तो 9 दिया 27 में से 2 गया आपका, बच गया 25, और 9 में 45 में 4 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 49। इन दोनों का आपको ले लेना है अंडर रूट, तो 5 × 7 12 क्या हो जाएगा 35। क्लियर। तो 35 सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में से x का क्या मान जोड़ा गया कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, संख्याओं x + 1 और 3x - के 1 के बीच का मध्यानुपाती क्या है। ये सेम कॉन्सेप्ट का सवाल मैं पहले ही 2-3 सवाल करा चुका, तो ये सवाल हो गया आपके लिए होमवर्क। इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही इसके बहुत सारे सवाल करा दिए। चलो नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ में से 1/7 भाग का दावा करता है। बी जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ में से 1/5 भाग का दावा करता है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपए का निवेश किया है, तो ए ने कितनी पूंजी निवेश किया है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को। हम कह रहे हैं कि ये भैया ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को इन्वेस्टमेंट निकालना है, और दिया गया क्या क्या है जी, आपको दिया गया है प्रॉफिट। क्लियर। तो प्रॉफिट की अगर बात करें, ए हुज कैपिटल हैज बीन यूज फॉर 5 मंथ्स, तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि जी पहले हमें एक चीज़ तो दी गई है प्रॉफिट, और एक चीज़ दी गई है टाइम, और हम लोगों को जो निकालना है वो निकालनी है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। चलो प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे जी जो आपका प्रॉफिट है ए के हिस्से में आया 1/7, बी के हिस्से में ये क्या करा, बी होज कैपिटल हैज बीन यूज्ड फॉर 7 मंथ्स, क्लेम 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। बी की जो इनकम है, बी क्लेम्स 1/5 ऑफ प्रॉफिट। मैं क्या करता हूँ, ये जो 1/7 और 1/5 है, इसको रेशो को आसान बनाने के लिए कोई कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो कॉमन नंबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी 35। तो अगर मैं इसका कॉमन नंबर 35 मान रहा हूँ, तो 1/7 ऑफ प्रॉफिट, मैंने कहा टोटल प्रॉफिट आपका 35 रुपए का है। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 35 रुपए का है, तो 1/7 × 35 यानी कि ए के हिस्से में 5 रुपए, और भैया 1/5 × 35, बी के हिस्से में 7 रुपए, और 5 और 7 हो गए 12, और भैया 12 को अगर आप 35 में से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 23। क्लियर। तो ये जो 23 रुपए आए हैं, ये 23 रुपए जो हिस्सा आया है वो सी का आया है। तो मैं कह देता हूं कि जी आपका जो ए का जो प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट है आपका कितना 5 रुपए, बी का प्रॉफिट है 7 रुपए, सी का प्रॉफिट है 23 रुपए। क्लियर है जी इतनी बात। ठीक है, अब टाइम की अगर बात करें तो ए हुज कैपिटल हैज बीन यूज्ड फॉर 5 मंथ्स, ए की कैपिटल 5 महीनों के लिए, बी हुज कैपिटल हैज बीन यूज्ड फॉर 7 मंथ, बी की कैपिटल 7 महीनों के लिए। उसके अलावा अगर बात करें क्लेम्स 1/5 ऑफ सी इज इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ्स, इसकी जो कैपिटल है वो लगी है 9 मंथ्स के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहाँ से अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो प्रॉफिट को भाग दिया जाएगा टाइम से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्लियर है। तो P/T हम लोगों को करना है, P/T 5/5 1, 7/7 1, 23/9 यानी कि 23 अपॉन ये वाला 9 इधर रेशो में चला गया। तो ये आपका जो रेशो आ गया है, रेशो किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट का, ये आ गया 9, 9 और 23। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सी ने 9 महीनों के लिए 4600 रुपये निवेश किया है, और हम कह रहे हैं जी सी ने जो निवेश किया है वो हमारे हिसाब से किया है 23 रुपये। क्लियर। यानी 23 की वैल्यू कितनी है 4600, 23 की वैल्यू है आपकी 4600, और पूछा किसका है, ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया है। 23 की वैल्यू अगर 4600 है तो एक की वैल्यू होगी आपकी 200,
23 की वैल्यू अगर 4600 है तो एक की वैल्यू 200, और आपसे पूछी गई किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 9, तो 9 की वैल्यू 9 इंटू 200, 9 इंटू 200 कितना 1800, 1800 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। फिल्म में टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था तो और 2200 टिकट बेचे गए थे तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। इसने कहा जी पहले जो टिकट की कीमत थी 9 रुपये थी, बाद में होगी 10। क्लियर, पहले जो टिकट की कीमत थी 9 रुपये थी और बाद में होगी 10, यानी कितने रुपए का फायदा होना चाहिए था, 1 रुपये का। क्लियर, और बेचे कितने जा रहे हैं, आप कहोगे जी 2200 टिकट बेचे जा रहे हैं। 2200 टिकट बेचे जा रहे हैं तो एक टिकट पे अगर 1 रुपये का फायदा है तो 2200 टिकट पे कितने का फायदा होगा, 1 गुना 2200। क्लियर, इसके अलावा क्या कहा गया है इसमें कहा गया है जी सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था, यानी ये जो 9 है ना, ये 9, इस 9 की वैल्यू ये कह रहा है 180 थी। अगर 9 की वैल्यू आपकी 180 थी, 9 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे जी 20, यानी कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है उस वैल्यू में हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 20 की। तो कर दो 20 की मल्टीप्लाई, तो भैया 22 दूनी 44 और आपकी कितनी जीरो, 1 2 और 3, तो है कोई 44 के आगे 3 जीरो वाला ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है। यदि इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले हैं तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले हैं। तो देख लीजिए, ये आपके प्रिया के अंकों का अनुपात जो है जी 5:7 है। यदि इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले हैं तो उसे इतिहास में कितने अंक मिलेंगे। तो हमने कहा जी इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक मिले हैं, 14 अंक अधिक मिले हैं, तो हम कह रहे हैं जी रेशो के हिसाब से तो 2 अंक अधिक मिले हैं। रेशो के हिसाब से कितने अधिक अंक मिले हैं, 2। ये आपके मैं लिख देता हूँ, ये आपका इतिहास है और जी ये आपका भूगोल है। तो इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले हैं, हमने कहा रेशो के हिसाब से 2 अंक अधिक मिले हैं, यानी इस 2 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे जी 2 की वैल्यू है आपकी 14, 1 की वैल्यू है आपकी 7। ठीक है, पूछी किसकी है, तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले हैं। तो 1 की वैल्यू अगर 7 है तो आपसे 5 की पूछी गई है, तो आपकी जो 5 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 35। डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पढ़ने या बढ़ने, 10 वर्ष पहले होगा भाई, बिफोर लिखा हुआ है ना इंग्लिश में। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हिज सिस्टर इज 3:4। बिफोर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 13:19। तो हमने कहा जी आज की डेट में इनका जो रेशियो आप कह रहे हो वो कह रहे हो 3:4, ये तो कह रहे हो। और 10 साल पहले क्या रेशियो कह रहे हो, आप कह रहे हो जी 10 साल पहले जो रेशियो था वो था 13:19। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशो सेम करते हैं। रेशो सेम करने की अगर मैं बात कहूँ, ये आपका 13 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का, और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1 का डिफरेंस 6 के बराबर करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से। तो ये हो गया आपका 6 × 18 और भैया 6 × 24। क्लियर है इतनी चीज। तो हम देखें भैया कि रेशो के हिसाब से तो ये 5 साल ज़्यादा है भाई। 13 से 18 हुआ है तो कितना बड़ा है, 13 से 18 होने पे 5 बड़ा है। और सवाल वाला कह रहा है जी एक्चुअल में ये जो बड़ा है, एक्चुअल में ये बड़ा है 10 साल। ठीक है, तो आपकी जो इस 5 की वैल्यू है कितनी है, 10। 5 की वैल्यू अगर आपकी 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। 1 की वैल्यू अगर आपकी 2 होगी तो क्या पूछ रहा है, वर्तमान में राहुल की आय। आपने वर्तमान में राहुल की आय कितनी बताई है, 18। आपने वर्तमान में राहुल की आय बताई है 18। तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू 2 और 18 की वैल्यू 36। ठीक है भैया, तो 36 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और 36 जो है आपका ऑप्शन ए है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका रुपये 8200 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ए का हिस्सा बताइए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। तो यहाँ से अगर बात की जाए, आपका है ए, बी और सी। क्लियर? तो 8200 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमने कहा जी ए को जो मिलते हैं वो मिलते हैं एक्स। क्लियर? सवाल वाला कह रहा है ए को बी से 500 अधिक मिलते हैं, तो ए को अगर बी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो बी को ए से 500 कम मिलेंगे। क्लियर? और ये कह रहा है सी को ए से 300 अधिक प्राप्त होते हैं, तो हमने कहा जी ए को एक्स मिले हैं और सी को कह रहे हो आप 300 रुपये ज़्यादा, तो सी को मिलेंगे एक्स प्लस के 300। क्लियर है इतनी बात? आगे देखो आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि भैया ए का हिस्सा पूछ रहा है जब इसने 8200 रुपये को डिवाइड करे हो। तो यानी कि तीनों के तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसने कहा कि तीनों के तीनों को कितने रुपए मिले हैं? 8200। तो मैं कह देता हूँ कि भैया ये हो गया आपके 8200 या 8200 रुपये। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया? 1x 2x 3x 3x तो ये हो गए और ये माइनस का 200 इधर जाके प्लस का 200 यानी कि 8400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28 या 84। ठीक है? तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28। तो जो है ऑप्शन डी आपका आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, तीन भाइयों ए, बी और सी के बैंक बैलेंस का अनुपात 10, 12, 5 है। बी अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपये ट्रांसफर करता है, तो उसके बैंक बैलेंस का नया अनुपात 10, 9, 8 हो जाता है। ए का बैंक बैलेंस रुपए में क्या था? क्लियर? तो इस तरीके के सवाल देख लीजिए आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसने कहा बी का जो पहले बी के पास पैसे थे वो थे 12 और बाद में हुए 9। ठीक है? इससे पहले आप लोगों को एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि भैया ये जो पैसे थे चाहे 60,000 रुपये यहाँ पे रहे हों, क्लियर, या 60,000 रुपये यहाँ पे रहे हों, इसका मतलब ये होना चाहिए कि टोटल जो पैसे हैं चाहे बी ने सी को दे दिए हों चाहे बी ने अपने पास रखे हों, टोटल पैसे तो आपके सेम ही होंगे। यानी सबसे पहला काम आपका है कि आपको ये देखना है कि क्या ये टोटल पैसे सेम है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 12 और 5 17 और 10 27 ऊपर हैं और 8 और 9 17 और 10 27 नीचे हैं। क्लियर? तो यहां से मुझे पता चल गया कि पैसे तो आपके सेम हैं। रेशो की अगर बात करें तो रेशो पहले दिया हुआ है आपको 10 रेशो 12 रेशो 5। उसके बाद जो रेशो हुआ कितना हो गया? 10 रेशो 9 रेशो 8। ठीक है? ये कब हुआ? रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेशो के हिसाब से 3 रुपए यहां से कम हुए हैं और यहां पे ऐड हुए हैं। क्लियर? रेशो के हिसाब से 3 रुपए 12 में से कम हुए हैं और 5 में ऐड हुए हैं। तो हमने कहा कि एक्चुअल में हमारे जो हुए हैं जी 60,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यानी 3 की वैल्यू क्या है? आप कहोगे जी 3 की वैल्यू है 60,000। क्लियर? पूछी किससे है? ए का बैंक बैलेंस रुपए में क्या था? तो ए की वैल्यू की बात करें तो रेशो के हिसाब से ए की वैल्यू 10 है। अगर 3 की वैल्यू है 60,000 तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20,000 और 10 की वैल्यू के लिए 1 0 हम लोग और चिपका देंगे। क्लियर? तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए तथा बी ने क्रम से 3,50,000 तथा 1,40,000 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% मिला और शेष लाभ का बंटवारा पूंजी निवेश के अनुसार किया गया। तदनुसार यदि ए को बी की तुलना में 1 वर्ष के बाद 38,000 रुपए अधिक मिले तो लाभ क्या है? क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो रेशो से पता कर लेते हैं। तो रेशो की अगर बात करें तो भैया रेशो क्या होगा? ये आपके यहाँ पे 4 0 ये 4 0 ये 4 की 4 0 कैंसिल। अब 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। यानी कि हम कह सकते हैं कि जी ए ने जो आपके पैसे लगाए 5 रुपए हैं वो, और बी ने लगाए 2। रेशो के हिसाब से 5-2 का आपका रेशो आ गया। तो यहां से अगर बात करें, इसने कहा कि व्यवसाय प्रबंधन के लिए लाभ का 20% मिला। किसको? ए को। ए को लाभ का 20% यानी 5 का
सॉरी 5 और 2 अगर 7 रुपए लाभ माना जाए तो 7 का 1/5 किसे मिलेगा? ए को। हमने कहा भाई 7 का 1/5 निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक काम करो इसे 50 और 20 कर लो, कर सकते हैं, रेशियो ही तो है। तो 70 का 1/5, 14 पंजे 70 होते हैं, यानी कि 70 का 1/5, 14 रुपए तो हमने ये दे दिए, 14 रुपए तो हमने ये दे दिए ए को। इसके बाद अगर मैं 70 में से 14 माइनस करूं तो आपको बचेंगे 56 रुपए। क्लियर? ये 56 रुपए किसके रेशो में बांटोगे? जिस रेशो में पूंजी आपकी निवेश की गई है। क्लियर? तो 5:2 यानी कि 7 की वैल्यू है आपकी 56, 1 की वैल्यू होगी आपकी 8 और 5 की वैल्यू होगी आपकी 40। और भैया 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो ए को जो पैसे मिले 40 रुपए तो ये मिले और 20% इसका पहला भी तो फायदा है, 20% इसने 14 रुपए ये भी तो कमाए हुए हैं। तो 40 प्लस के 14 रुपए, यानी कि टोटल जो ए को रुपए मिले 14 और 40 54 रुपए मिले। ए को टोटल 54 रुपए मिले और बी को कितने रुपए मिले? 16 रुपए। डिफरेंस की बात करें तो कितना है? 54 और 16 का डिफरेंस है 38, और इस 38 की वैल्यू कह रहा है कितनी है? 38,000। अगर 38 की वैल्यू 38,000 है तो किसकी पूछी गई है? तो टोटल लाभ, टोटल लाभ की अगर हम बात करें तो टोटल लाभ है हमारा 70। ठीक है भाई, 54 ये और 16 ये, तो 38 की वैल्यू 38,000 है तो 70 की वैल्यू हो जाएगी 70,000, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अपनी चाल को दोगुना करता है, यदि ए आएगा यहाँ पे, यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगते हैं। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को उसी चाल से कितना समय लगेगा? ये भी आसानी सवाल है। इसने कहा कि भैया पहले तो दूरी कितनी थी? 40 किलोमीटर और बाद में दूरी हुई 80 किलोमीटर। तो हमें पता है कि अगर हमारी डिस्टेंस सेम हो तो हमारा जो स्पीड का रेशो है वो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। हमने कहा जी यहाँ पे तो इस सवाल में आपने डिस्टेंस जो है अलग अलग दी हुई है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि जो आपकी स्पीड का डिस्टेंस जो अलग अलग दी हुई है उसे बराबर कर लो। यहाँ पे अगर 40 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे यहाँ पे 80 की है और यहाँ पे 40 की है, तो इस 40 वाले को क्या कर लो? 80। 40 वाले को जैसे ही आप 80 करोगे, 40 वाले को जैसे ही आप 80 करोगे तो जहां ए को बी से 2 घंटे अधिक लग रहे थे, 40 किलोमीटर में तो ए को बी से 2 घंटे अधिक लग रहे थे, आपने क्या कर दिया? और डबल कर दिया टाइम, आपने जो है डिस्टेंस और डबल कर दी, यानी कि 40 किलोमीटर और बढ़ा दिए। अगर आपने 40 किलोमीटर और बढ़ा दिए तो 2 घंटे और अधिक लगेंगे, यानी कि 2 घंटे पहले अधिक लग रहे थे और 2 घंटे और अधिक लगेंगे, तो टोटल अब ए को कितने घंटे भाई? 4 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है, अब देखो इससे मुझे फायदा क्या हुआ। फायदे की बात करें तो भैया ए ने अपनी चाल दोगुनी करता है, तो ए की पहले स्पीड थी 1 और बाद में स्पीड हो गई ए की 2। क्लियर? जब चाल इसकी दोगुनी हुई उससे पहले मैं कह रहा हूं कि इसकी जो स्पीड का रेशो था 1 से कितना हो गया? 2। अगर ये इसकी स्पीड का रेशो है तो इसका टाइम का कितना हो जाएगा? 2 से 1। टाइम कितना हो गया? 2 से 1। 2 से 1 अगर इसका टाइम हो गया तो टाइम का रेशो के हिसाब से कमी कितनी आई? आप कहोगे जी टाइम में रेशो के हिसाब से कमी आई 1 की। क्लियर? और एक्चुअल में टाइम की कितनी कमी है? आप कहोगे 4 घंटे यहाँ पे अधिक लग रहे थे और यहाँ पे बाद में लगा 1.5 घंटा अधिक। पहले तो लग रहे थे 4 घंटे अधिक और बाद में लगा 1.5 घंटा अधिक। ठीक है, तो इसके डिफरेंस की अगर बात करें तो 4 और 1.5 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2.5। क्लियर? यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5। हमने कहा ठीक है भाई, 1 की वैल्यू अगर आपकी 2.5 होगी तो 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 और 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.5। ये तो दिया ही वो है। क्लियर? यानी कि स्टार्टिंग में जो आप ये 80 किलोमीटर कह रहे हो ना, स्टार्टिंग में जो आप ये 80 किलोमीटर कह रहे हो, इन 80 किलोमीटर को ए तय करने में 5 घंटे लेता है। इन 80 किलोमीटर को ए तय करने में 5 घंटे लेता है, जो कि बी से कितने अधिक है? 4 घंटे अधिक। इसका मतलब बी तो 4 घंटे कम ले रहा है, तो बी अगर 4 घंटे कम ले रहा है तो बी कितना टाइम ले रहा होगा? आपने कहा जी ए ले रहा है 5 घंटे। क्लियर? और बी ले रहा है इससे 4 घंटे कम, यानी बी ले रहा है 1 घंटा।
क्लियर। और इस 1 घंटे में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस 1 घंटे में बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 80 किलोमीटर, ठीक है। और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो उसकी जो बी की स्पीड आई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 90 किलोमीटर की दूरी हम लोगों को बी से तय करानी है, तो कितना आ जाएगा, ये आपकी होगी 90 किलोमीटर की डिस्टेंस, और ये करानी है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी कि 9/8 9/8 आर आपको लगेंगे। क्या है ऑप्शन में, ये 11/8 हो गया और ये हो गया 9/8, यानी कि इस सवाल का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ए ऑप्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए और उसी धनराशि का 3/5 वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 है तो निवेश की गई कुल धनराशि क्या है। तो इस तरीके के सवाल का बताइए क्या तरीका है आप लोगों के पास। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार तो मुझे किसी का 1/8 निकालना पड़ेगा, दूसरी बार 3/5 निकालना पड़ेगा, अपोन में क्या है 8 और 5। क्लियर। तो मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग में ही 8 और 5 का कोई कॉमन मल्टीपल मान लेता हूं। क्या होता है वो 40। तो 40 की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा 1/8 भाग यानी कि 5 रुपए, ठीक है। अगर आपने 40 रुपए टोटल पैसे मान लिए तो स्टार्टिंग के 5 रुपए पे 5% से 2 वर्ष के लिए यानी कि 10%, कितना ब्याज मिलेगा। यहां पे अगर बात की जाए 3/5 भाग 3/5 40 का कितना होगा 24, यानी कि 24 रुपए पे कितना परसेंट भाई 6% ये, और 2 साल के लिए यानी कि 12। क्लियर। और शेष धनराशि तो 24 और 5 कितना हो गया 29, यानी 40 में से 29 रुपए तो पहले ही खर्च हो गए, बचे कितने आपको हो गए जी 11 रुपए। 11 रुपए हमारे बचे हैं और उन 11 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए यानी कि 20%। ओवरऑल हमें जो मिला है 40 पे ये ब्याज मिला है। क्लियर है भाई। तो ओवरऑल निकाल लेते हैं, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 12 चौक 48 का 8 का 12 चौक 48 का 8 का ऐसे लगी 4 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस का 220 इक्वल्स टू 40 इंटू आर। तो ये आपका कितना हो गया 270। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 8 तो 8 और 7 15 का 5 का ऐसे लगी 1 2 2 4 और 1 5 यानी 558/40 निकले हैं आप पे ब्याज। ये आपका क्या आया है ब्याज आया है 558/40 आप पे ब्याज आया है। लेकिन सवाल वाले ने क्या कहा है, सवाल वाले ने कहा है जी ब्याज आया है 1674 रुपये, यानी इस 558/40 की वैल्यू कितनी है, इस 558/40 की वैल्यू आपको दी हुई है सवाल में कितनी 1674 रुपये 1674। आपसे पूछा गया क्या है कुल धनराशि, आपने कितनी मानी हुई है 40। ठीक है। तो अगर यहां से मैं 1 की वैल्यू की बात करूं तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये 3 बार चला जाएगा भाई, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 तिये 12 4 तिये 12 120। 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 और आपसे पूछी गई है कुल धनराशि यानी 100% की वैल्यू पूछी गई तो ये 12,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। x का मान ज्ञात करें। आसान ही सवाल है। देखिए इस सवाल की अगर बात करें हमें पता है कि जी जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करेगी तो एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी, उसके अलावा ट्रेन अपनी दूरी, ये 2 दूरी पार करेगी और इन 2 दूरी को पार करने में कितना टाइम लगता है 30 सेकेंड। क्लियर। अब हुआ क्या,
ट्रेन कर रही है एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा व्यक्ति जो ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है, उसे कितनी देर में पार कर रही है? 20 सेकंड में। तो इन 20 सेकंड में ट्रेन ने एक तो अपनी दूरी पार करी, क्लियर, एक तो अपनी दूरी पार करेगी, उसके अलावा जितनी दूरी इस आदमी ने चल दी, जितनी दूरी इस आदमी ने चल दी उन 20 सेकंड में वो भी पार करनी पड़ेगी ट्रेन को। तो 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितनी डिस्टेंस ये आदमी कवर करेगा? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के अगर मैं मीटर पर सेकंड बनाऊं तो ये हो जाएगा आपके 6 × 5/18 और 20 सेकंड का मुझे निकालना है। तो भैया 6 × 18 यानी कि 100/3 डिस्टेंस। तो 100/3 डिस्टेंस आपकी ये वाली होगी। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितनी देर में कवर करी? ये ट्रेन ने कवर करी है जी 20 सेकंड में, क्लियर। और हमें क्या बताना है? ट्रेन की स्पीड बतानी है, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। चलो कैसे निकालेंगे? हमने कहा जी 10 सेकंड का डिफरेंस आया है, कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा या कितना डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है? आप कहोगे 300 प्लस के L माइनस के 100/3 प्लस L, तो यह हो गया आपका 900 में से 100 गए 800/3, ठीक है। यानी कि 10 सेकंड में इतनी दूरी चली जा रही है, तो 1 सेकंड में जो दूरी चली जाएगी वो चली जाएगी 80/3। किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई मीटर पर सेकंड में आया और मीटर पर सेकंड से हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोगों को बतानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 18, 5 × 5, 3, 5 × 30, तो 16 × 96 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इसमें सही करना पड़ेगा, ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर होगा। ये ऑप्शन काट लो, 96 इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 5808 रुपए की है, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं 2018 मेंस के बाद से। 2018 मेंस में देखा था ये सवाल, जिसका आंसर 770 आता है। चलिए तो अब अगर बात करें, एक तो तरीका क्या है कि हम लोगों का एक डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है कि P = I × जैसे रेट है आपकी, रेट आपकी कितनी है? 10%। तो 10% अगर आपकी रेट है तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में कहते हैं 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 10 रुपए आपके कितने बन जाते हैं? 11 रुपए, यानी कि 10 रुपए आपके बन गए 11 रुपए, क्लियर। अगले साल क्या होगा? 10 और 11 मिलके कितने? 21 रुपए। किस पे ब्याज? तो वो जो 11 रुपए बने थे, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिलता है CI में। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आइस ने दे रखा है, आइस ने दे रखा है 5808 रुपए, यानी कि P = आपका हो जाएगा 5808 × 210/121, ठीक है। अगर इसे कैंसिल करने की बात आए तो मैं 121 से डायरेक्ट काट सकता हूँ इसे, तो 121 4 जा, यानी कि 484, और भैया 5 पे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 12 × 5 60, ज़्यादा हो जाएगा तो 484 सही रहेगा, ठीक है। 484 की अगर बात करें तो 80 तो ये और 16 ये, 80 और 16 हो गए 96, और ये 8 बाद में, यानी कि ये 8 बार ये चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ से अगर P निकालने की बात हो तो भैया 21 अट्ठे हो गया आपका 168 का 8 का, हासिल लगी 16, 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 16, 21 चौक 84 और 16 आपका 100 हो जाएगा, यानी कि ये होगी आपकी टोटल पैसे जिस पे ये किस्त हमने ली है। और किस्त कितने की आई है? 5808 रुपए की 2 किस्त आई हैं, 5808 रुपए की 2 किस्त आई हैं, यानी कि टोटल जो पैसे होंगे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 का 6 का से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये आपके आए हैं टोटल पैसे 11616। अगर 11616 में से आप लोग इसे माइनस करोगे, 11616 में से आप लोग इसे माइनस करोगे 10080, तो आपका कितना आ जाएगा? 6, और भैया ये हो गया 8 और 3 11 का 1 का, ऐसे लगी 1, 5 और 1 6, और 1536 रुपये वो पैसे आ जाएंगे जो हम लोगों को ब्याज मिला है। तो 1536 कौन सा ऑप्शन है?
बी। एक तो तरीका ये है इस सवाल को करने का, एक दूसरा तरीका और भी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग उसमें इंटरेस्ट जो है सेम बना लेते हैं, यानी कि आर क्या है हमारी 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहले साल में सीआई में आर जो होगी 10 से 11 होगी, और अगर बात हुई है 2 सालों की तो किससे कितनी, 100 से 121। क्लियर है, 100 से 121, क्योंकि हमारी जो किस्त है वो सेम है, तो यहाँ पे अगर 121 है तो यहाँ पे भी 121 बनाओ। यहाँ पे 121 बनाने के लिए आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 110 रुपये, और भैया ये हो गया आपके 121 की किस्त। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपके टोटल पैसे कितने आ जाएंगे, 210 रुपये, और टोटल आपका जो पैसे बने वो कितने हो जाएंगे, 242 रुपये। क्लियर, 210 रुपये अगर 242 हो गए तो आपको पता है कि कितने का ब्याज मिल गया मुझे, 32 रुपये का। और ये 32 रुपये का ब्याज, यानी कि इस 32 की ही वैल्यू मुझे बतानी है, और पता किसकी है, पता आपको जो वैल्यू है वो इस 121 की वैल्यू पता है, जो कि आपकी प्रत्येक किस्त है कितने की, 5808 रुपये की। 5808 रुपये की आपकी वैल्यू है, और ये 5808 रुपये किसके बराबर है, 121 के। यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, तो एक की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी कितनी, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, तो 32 × 48 आप करोगे तो 48 दूनी 96 का 6 कहाँ से लगी 9, और 48 तिया हो गया आपका 144, 144 और 9 हो गया आपका 153। क्लियर, तो इस तरीके से भी आपका सेम ही आंसर है। तो हमने आपको ये 2 तरीके बताए हैं इंस्टॉलमेंट के, और वो जो मैंने पिछला जो शॉर्टकट बताया है इस क्वेश्चन में, वो बस तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी किस्त जो है 2 सालों की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आसानी सवाल है, इस तरीके के सवाल आजकल बहुत आते हैं पेपर में कि भैया 15% की अगर बात करें तो 15% होता क्या है। 15% आपका होता है 3/5 × 15, 5 दूनी 10। क्लियर है भाई, 15% आपका होता है 3/20, यानी कि 1 साल की अगर बात की जाए तो आपके 20 रुपये क्या हो जाते हैं जी, 23 सीआई के हिसाब से। और 2 साल की अगर बात की जाए तो क्या होगा, 2 साल में आपके 400 रुपये स्क्वायर कर देंगे, 529 हो जाएंगे। क्लियर, और अभी कितना टाइम बचा हुआ है, अभी आपके 2/3 साल बचे हुए हैं। तो अगर 1 साल में 15% है, अगर रेट 1 साल में 15% है तो 2/3 साल में कितनी होगी, 2/3 × 15, यानी कि 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 10% होगी। यानी कि इतनी तो मेरे पैसे हो ही जाएंगे। ये पैसे कितने हो जाएंगे मेरे 2 साल बाद। इसके अलावा मुझे 10% और ब्याज में 10% मुझे और ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मुझे 10% और ब्याज मिलेगा, 529 का 10% कितना होगा, आप कहोगे जी 529 के अगर 10% की बात करें तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना हो जाएगा आपका 52.9। ये इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 0.9, 9 और 2 11 का 1 का, 5 2 6 और 1, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 0.9, 9 2 11 का 1 का, 5 और 2 7 और 1 8, और ये हो गया 581.9। तो यहाँ से हमें बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तब जब ये 20,000 की राशि हो। हमने कहा हमने जो राशि ली है जी वो राशि है हमारे पास 400 रुपये, वो राशि है हमारे पास 400 रुपये। 400 रुपये जब आपके पास है तो आपको ब्याज कितना मिला, आपको ब्याज मिला है 181.9 रुपये, और आपकी जो राशि है वो इससे 50 गुनी है। आपकी जो राशि है इससे 50 गुनी है भाई, इसमें 50 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 20,000 आएगा। तो इसका मतलब आपका ब्याज भी क्या करना पड़ेगा, 50 गुना। तो यहाँ से अगर बात करी जाए इस 0 से तो ये 0 कैंसिल होगी, 5 9 45 का 5 का हासिल लगी 4, 5 1 5 और 4 9, 5 और 4 9, और यहाँ से अगर इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा जी 18 पंजे 90। तो 90 95 मेरे हिसाब से सवाल का आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन है। क्लियर। तो नेक्स्ट सवाल की अगर बात की जाए, अगला हमारा सवाल है कि ₹10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में ₹13,650 हो जाती है।
समान राशि समान दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है रुपए 1 के निकटतम मान में। जब भी हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट मिलता है रुपए 1 के निकटतम मान में या रुपए 2 के निकटतम मान में, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारी दो चीजें फेल हो जाती हैं। पहली चीज क्या फेल होती है कि डिजिटल सम हमारा यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। क्लियर। दूसरी चीज यूनिट डिजिट का जो हम लोग मल्टीप्लाई में सहारा लेते हैं कि यूनिट डिजिट देख लेंगे और वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन जो करने होते हैं प्रॉपर ही सोल्व करने होते हैं। तो देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपका, शायद 2018 का एसएससी सीजीएल के प्री का ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें इस तरीके के क्वेश्चन की कैसे हम लोग इसे सोल्व करेंगे, कि हमने कहा जी 10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 13,650 हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ से अगर रेट निकालने की बात मैं कहूँ तो रेट कैसे निकलेगा, तो भैया हमारे पास जो पैसे हैं 10,500 रुपये और वो हमारे हो चुके हैं 13,650। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लेता हूँ, 21 पंजे 105 और 21 छिक्का 126, 10 21 पंजे 105 और 100 पे देखूँ तो भैया 100 रुपये 130 हो जा रहे हैं 2 सालों में। 2 सालों में 100 रुपये 130 हो गए। क्लियर। तो एक साल में कितना, 15। यानी कि जो मेरी रेट आई है जी मेरी 15%। ठीक है, यहां तक तो रही हमारी रेट निकालने की बात। ठीक है, रेट तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे जो सवाल में करना है, इसने कहा है कि समान दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यानी कि जो अब हमारा ब्याज लगेगा वो अर्धवार्षिक रूप से लगेगा और कंपाउंडली लगेगा। ठीक है, तो हमने कहा जी अगर ईयरली आपकी जो रेट है वो है 15%। क्लियर। और 15% होता क्या है, अभी हमने पहले पढ़ा है कि 15% आपका होता है जी 3/20। क्लियर। अब अगर हमारी हाफ ईयरली हो रही है तो इसका मतलब रेट कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि 7.5%। 2 से अगर इधर डिवाइड किया है तो इधर भी कर दो, यानी कि 3/40 हो जाएगी रेट। क्लियर। यानी कि एक साल की अगर मैं बात करूं, एक साल में अब आपके पैसे जो हैं 40 रुपये जो हैं जी 43 हो जाने चाहिए थे, लेकिन आधे आधे के 2 लगेंगे, तभी तो भाई 6 महीने एक 6 महीने एक तब जाके साल बनेगा। तो 2 के हिसाब से हमारे जो 1600 रुपये हैं, 43 के अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 3 3 9 18, ये हो गया आपका 1849 रुपये। क्लियर। यानी कि 1600 रुपये आपके 1849 रुपये हो जाएंगे। और कहा गया क्या है कि हमें तो भैया 10,500 पे बताओ, यानी इस 1600 की वैल्यू है 10,500 और आपको बतानी है इस 1849 रुपये की। ब्याज बताना है कि राशि बतानी है, समान राशि पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको तो राशि बतानी है, यानी 1849 की आपको वैल्यू बतानी है। क्लियर है। तो अब आपका सवाल ये हो गया कि 1600 की वैल्यू अगर 10,500 है तो 1849 की बताओ। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग इसे। यानी कि अगर मैं रेशो से बात करूँ 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल ही होगी। और आपका कैलकुलेशन का क्या क्या पार्ट बचा, आपका कैलकुलेशन का जो पार्ट बचा वो बचा 1849 इंटू 105/16। क्लियर है, ये पार्ट बचा, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। देखिए, तो यहाँ से अगर बात करें कि भैया ये 1849 इंटू 105/16, तो 16 से अगर मैं इसे काटने की बात करूँ तो भैया 16 एकम 16, 2 4, 16 एकम 16, 8 9, 16 पंजे 80, 9 0 पॉइंट, 16 पंजे 80, 1 0, 16 छिक्कम 96, 4 0, 16 छिक्कम 96, 4 0 और 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, यानी कि ये आ गया आपका 115.5625 इंटू 105। क्लियर। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो मैं क्या करता हूँ, पहले 115 की कर लेता हूँ, पहले 115 की कर लेता हूँ 105 में। उसके बाद जो आपकी ये जो वैल्यू बची कितनी, 5625 1 2 3 4 इंटू 105। क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास हो सकता है कि
मल्टीप्लाई करने का कोई और आसान तरीका हो, ठीक है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। तो 105 पंजे की अगर बात करें तो होंगे 525, वो हो जाएगा 525 का 5 यहाँ, 52 आपका हासिल। और 125 एकम 105 एकम 105 और 52 हो गए, 105 और 52 157 का 7 का हासिल लगेगी आपकी 15। 105 एकम 5 और 15 120 प्लस यहाँ से अगर बात करें 105 पंजे होंगे आपके 525 का 5 का हासिल लगी आपकी 52। 105 दूनी हो गया आपका 210, 210 और 52 हो गए आपके 262, 262 का हो गया 2 का हासिल लगी आपकी 26। यहाँ से 105 छिक्का आपके हो जाएंगे जी 630, और 630 में 626 आप लोग जोड़ेंगे तो 630 में 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 656 का 6 का हासिल लगी आपकी 65। और 105 पंजे 525, और इस 525 में अगर आप ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0, ऐसे लगी 1, 6 2 8 1 9, और भैया ये हो गया 590, यानी कि 590,625, ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा है भाई मेरा, ठीक है। बाकी देख लेना कैलकुलेशन में। और 4 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, यानी कि बेसिकली अगर मैं इसमें 59 ही जोड़ लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि निकटतम एक की वैल्यू बतानी है। तो भैया 9 और 5 14 का 4 का हासिल लगी 1, 7 और 1 8 और 5 13 का 3 का 13 ही हो गया 12134। तो 12134 इसका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, बाकी आप लोग इसे ऐसे ही और भी तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो कोई कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका हो। मेरे पास ये सीधा गुणा का ही मेथड था तो मैंने इससे कर लिया। तो अगर बात करें नेक्स्ट सवाल की, नेक्स्ट आपका सवाल है कि भैया 36,000 की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर। अगर साधारण ब्याज बराबर है तो भैया हमें क्या करना है, इसमें ए से प्राप्त कुल ब्याज निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। हमने कहा कि जी ए को तो दे रहे हैं आप 15% की दर से 2 सालों के लिए, क्लियर है इतनी बात। और बी को कितना दे रहे हैं, बी को आप 15% की दर से दे रहे हैं 4 सालों के लिए, ठीक है। यानी कि 30% और 60% आपस में बराबर हैं, यानी कि जो आपके पैसों का जो रेशो हो जाएगा, पैसों का रेशो 15 से 15 कैंसिल हो गया और ये चला गया 2 टाइम्स 1:2 हो गया, क्लियर। यानी ए को मिलेगा 1 रुपया, बी को मिलेगा 2 रुपया, तब जाके इनका क्या होगा, ब्याज बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि टोटल अगर हमारे पास 3 रुपये हैं तो 1:2 में बांटने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास 1 रुपया थोड़ा ही है, हमारे पास 1 रुपया थोड़ा ही है, हमारे पास तो पैसे कितने हैं, 36,000 रुपये, क्लियर। हमारे पास जो पैसे हैं वो हैं 36,000 रुपये, क्लियर है भाई। यानी 3 की वैल्यू 36,000 है। बताना क्या है, आपको बताना है ए से प्राप्त कुल ब्याज। ए से प्राप्त कुल ब्याज की अगर बात की जाए, ए से प्राप्त कुल ब्याज होगा आपका, यानी कि ए से प्राप्त कुल ब्याज, यानी 3 की वैल्यू अगर 36,000 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 12,000, ठीक है भाई, 12,000, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 24,000। और आपको ए से प्राप्त कुल ब्याज बताना है। ए ने 15 दूनी 30, यानी कि 30% ऑफ 12,000, 12,000 का आपको 30% बताना है। आसानी से ही आ जाएगा, 12 3 36 00, यानी कि 36 तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और इसे प्रत्येक रुपये 5,547 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाती है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाती है। यदि ब्याज की दर 7.1/2% वार्षिक है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही सवाल एक पहले करा चुका हूँ, ठीक है, तो ये भी बता देता हूँ। अब पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि राशि कितनी है। राशि हम लोगों को निकालनी है जब आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो है 5,547 रुपये की, 7.5% आपका होता है भैया 3/40, यानी कि 43 रुपये, ठीक है। और ये 40 और 43 हो गया आपका कितना, 40 और 43 आपका हो गया 43, ठीक है। 43 का स्क्वायर आपका होता है जी 1849 रुपये। 1849 से अगर मैं देखूँ ये 3 टाइम्स मेरे हिसाब से जा रहा है, 9 3 27 2
और 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है 3 टाइम्स तक ये कट जाएगा। तो आपके जो पैसे बनेंगे वो पैसे आपके बनेंगे 120, 40 तिया 120 इंटू 83। तो भैया 12 तिया 36 का 6 का, 12 तिया 36 का 6 का से लगी 3, 12 अट्ठे 96 और 3 99, ठीक है। यानी कि आपके पास जो पैसे आए वो आए 9,960 रुपये, और आपने 2 समान किस्तों के हिसाब से अगर लगाए जाएं पैसे भैया 5,547 रुपये की एक किस्त थी, ठीक है। और 2 किस्त आपकी हैं, तो भैया 7 दूनी 14 का 4 का ऐसे लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 55 दूनी 110, ठीक है। तो टोटल आपने इतने पैसे लौटाए जो आपने लिए थे कितने 9960। तो 4 3 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 2, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 1134 रुपये आपने ब्याज के रूप में लौटा दिए। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं आप, जो आपको 40 43 फिर इधर 1600 और 1849, फिर ऊपर वाले 43 में एक और मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 5000 की एक धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष में रुपये 7200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज दर पर 4 वर्षों में रुपये कितने अभी 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ शायद एसएससी सीपीओ के पेपर का सवाल है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है। तो अगर बात करी जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो कैसे हम लोग करेंगे, हमें पता है जी 8 वर्ष में 5000 रुपये कितने हो जाएंगे 7200, 5000 रुपये 7200 हो जाएंगे कितने सालों में 8 सालों में, ठीक है। अगर मैं 4 सालों की बात करूं, रेशो निकाल लेता हूं पहले, तो रेशो निकालूं तो भैया ये हो गया आपका 25, दूसरे पेन से लिखता हूं, ये हो गया आपके 25 रुपये और ये हो गया आपके 36 रुपये, यानी 25 रुपये आपके 36 रुपये हो जा रहे हैं 8 सालों में। अगर बात करी जाए 4 सालों की, आपको पता है स्क्वायर रूट कर दूं, तो स्क्वायर रूट करते ही आपका क्या मिलेगा 5 रुपये 6 रुपये हो जाते हैं 4 सालों में, यानी 4 सालों का मैंने सीधा क्या निकाल लिया रेशो। तो भैया 5 रुपये 6 रुपये हो जाते हैं 4 सालों में, तो ब्याज के रूप में क्या मिलता है मुझे, तो आप कहोगे जी ब्याज के रूप में आपको जो मिले वो मिला 1 रुपया, क्लियर। अब इसने कहा कि 6550 रुपये की धनराशि पर बताओ 4 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो हमने कहा चाहे राशि कुछ भी हो भैया 4 सालों में 5 से 6 होगी, ठीक। इसने कहा 5 की वैल्यू है आपकी 6550, क्लियर। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 पंजे 65 और भैया 5 दाई 50, 1310। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8,928 और 3.5 सालों में रुपये 10,224 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हुआ है सवाल। तो अगर बात की जाए, पहले तो ये आपके 2 साल हैं, ठीक है। इन 2 सालों में कितनी हो जा रही है 8,928। अभी क्या हुआ 3.5 साल, यानी कि 1.5 साल और की बात हो रही है, और पैसे कितने हो गए 10,224। 10,224 पैसे हो जाते हैं कितने भाई 1.5 सालों के बाद। तो अगर बात करें इन 1.5 सालों में हमें कितना ब्याज मिला है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 8,928 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, ये आ गया आपका 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 9 12 का 2 का, 9 और 1 10 और 2 12, 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 1296 रुपये आते हैं 1.5 सालों में। 1296 रुपये आते हैं 1.5 सालों में। अगर 1.5 साल में आपके 1296 रुपये आ रहे हैं, तो मैं पूछूं आपसे 1 साल में कितने आएंगे, आप कहोगे जिसे काट लो। तो 1 साल में आपके जो पैसे आएंगे वो आएंगे भैया 15 8 120, 9 6 और 15 छिका 90 और 15 चौका 60, 864 रुपये आएंगे आपके 1 साल में। अगर 1 साल में आपके 864 रुपये आ रहे हैं, तो 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 2 साल में कितने आएंगे 864 इंटू 2, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 का, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 1728 रुपये ब्याज मिली मुझे 2 सालों में
तब जाके मेरे पैसे हो गए 8,928। यानी कि अगर इस 8,928 में से मैं 1,728 रुपये घटा लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मूलधन या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 2 साल पहले जो पैसे थे 8 में से 8 गए 0, और भैया 2 में से 2 गए 0, और 9 में से 7 गए 2, और 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया भैया आपका बच जाएगा ये 7। ठीक है, यानी कि 7200 रुपये थे मेरे, जो 2 सालों में कितने हो गए 1728। और आप लोगों को क्या बताना है, रेट बतानी है। यानी 1 साल में कितने हुए हैं 7200 रुपये, 864, वो हमने अभी निकाला ही था। तो रेशो की अगर मैं बात करूं या रेट की अगर मैं बात करूं तो भैया अगर मैं इसे 72 से काट लूँ, 72 एकम 72, और 72 से डायरेक्ट कट रहा है क्या, 72 से डायरेक्ट कट रहा है क्या, 72 एकम 72, 2 1 4, वो सॉरी 4, तो 72 दूनी 144। यानी कि भैया ये 12 रुपये मिले हैं 100 रुपये पे, 100 रुपये पे 12 रुपये मिले हैं, यानी कि 12% आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 27,000 की धनराशि को 2 भागों में ए और बी ने इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रम से 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। तो आपका क्या हो रहा है, अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका जब भी बराबर होता है। क्लियर, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर की अगर बात करें तो भैया ए, ये रहा आपका ए और ये है आपका बी। ए को मिल रहा है 15% के हिसाब से 2 सालों में, यानी कि ये पैसे, और बी को 4 सालों में 15%। ये पैसे आपस में बराबर हैं। रेशो की अगर बात करी जाए तो भैया 15 से 15, 2 से 4, यानी कि 1:2 के अनुपात में इन लोगों को राशि मिलेगी। ठीक है, तो 1 अगर 2 की बात करें, हमारे पास टोटल धनराशि है कितनी, आपको होगी टोटल धनराशि हम लोगों के पास है 27,000 रुपये। क्लियर, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 27,000, 1 की वैल्यू 900 और 2 की वैल्यू 1800। पूछा गया क्या है, इसने कहा जी ए और बी से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ए से तो हमें भैया कितना ब्याज मिलेगा 9 × 30, और बी से हमें ब्याज मिलेगा 18 × 15 चौका 60, तो 270 रुपये तो ये हो गए, और 18 छिका 108, 0 8 और 7 15 का 5 का 2 और 1 3, यानी कि 1350 रुपये हम लोगों को इन दोनों से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ऑप्शन में मुझे लग रहा है कुछ कमी है, प्रिंटिंग की कुछ मिस्टेक है, सही से टाइप नहीं हुआ। तो 1350 मेरे हिसाब से इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित दर पर निवेश किया। उस राशि को प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या है। ठीक है भाई, तो इसने कहा जी हमने जो है 12,000 रुपये लगाए, ठीक है, और 7 सालों बाद हमें जो पैसे चाहिए वो चाहिए 20,400। यानी कि अगर मैं 12,000 रुपये को 20,400 बनाना चाहता हूँ तो मुझे कितने पैसे चाहिए, आप कहोगे जी आपको पैसे चाहिए 8,400 रुपये। क्लियर, 8,400 रुपये मुझे कितने सालों में चाहिए, आप कहोगे जी आपको चाहिए ये 7 सालों में। तो 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल में मुझे 12 × 7 = 84, 1200 रुपये चाहिए। क्लियर, 12,000 रुपये 1 साल में 1200 बन जाने चाहिए। कब होगा ये काम, 12,000 रुपये 1 साल में 1200 बनेंगे, तब जाके 7 साल में 12,000 रुपये पे 1 साल में 1200 रुपये ब्याज मिलेगा, तब जाके 12,000 रुपये 7 सालों में 20,400 हो जाएंगे। यानी कि 12,000 रुपये पे मुझे 1 साल में कितना ब्याज चाहिए, 1200 रुपये। अगर मैं कहूँ यहाँ से 100 की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी, 1 0 से मैं ये 0 काट दे रहा हूँ और 12 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज, यानी 100 का 10% आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 14,395.2 हो जाती है। उसी राशि पर 8.6% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हुआ, ये है आपका सवाल। तो अगर इसमें दिया होता नियरेस्ट वैल्यू या नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 2, तो हम लोगों को पता चलता कि भैया इसमें ना तो डिजिटल सम लग सकता,
ना इसमें यूनिट डिजिट लग सकती। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, अभी इसका मतलब ये चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो ये कैसे एप्लीकेबल होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसने कहा हमें जो चाहिए 8.6% प्रति वर्ष की दर से 4.5 में साधारण ब्याज चाहिए, यानी एक तो मुझे चाहिए 9 का मल्टीपल, क्लियर, और दूसरा चाहिए 8.6 यानी कि 43 का मल्टीपल, ठीक है। यानी कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9 और 43 का मल्टीपल होना चाहिए। डिजिटल सम अगर 9 की मैं बात करूं, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9 इसमें बैठ रहा है, 6 और 3 7 और 2 9 हो रहा है, 7 और 3 10 10 7 या 21, 3 और 9 12 12 और 6 18, यानी ये तो खत्म ही हो गया, 3 ये तो 9 9 खत्म ही हो गया, 21 3 बचा, तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। 6 और 3 9, 7 और 2 9 ये हो सकता है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि भैया 9 वाला यानी कि जो डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट हुआ उससे मेरा एक ऑप्शन देखते ही खत्म हो गया। उसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन कौन सा है 43 का मल्टीपल, क्योंकि 43 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है अगर तुमने 8.6 की मल्टीप्लाई कहीं की है तो तुमने 43 की भी कर दी। तो इसमें चारों ऑप्शन में मैं देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन 43 का मल्टीपल है। देख लीजिए कैसे देखना होता है। तो अगर मैं ये लूँ 3672, तो इसे मैं कर रहा हूँ 43 से। 43 से ऐसे करोगे आप तो भैया 8 चौक 32, 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 24 का 4 का हासिल लगी 2, 8 चौक 32 और 2 34, यानी कि 8 बार तक हम लोग इसे चला सकते हैं। तो भैया 8 3 24 का 4 का हासिल लगी 2, 8 चौक 32 और 2 34, तो 7 में से 4 गए 3 और 6 में से 4 गया 2 और 3 2 और 2, यानी कि 43 का पहाड़ा अब 232, 43 के पहाड़े में 232 आना चाहिए। हमें पता चल गया भैया 43 के पहाड़े में 232 नहीं आता, क्योंकि ये 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा और 5 चौक 20 अगर 5 चौक 20 अगर आप करोगे तो 5 3 15 का 5 का 5 चौक 20 और 1 21, 215 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्लियर। दूसरे ऑप्शन की बात करें 36 27, 36 27 का अगर मैं चेक कर रहा हूँ 43 से, तो भैया वही 8 बार कर दूंगा, 8 बार कितना आएगा 344, और ये आपका कितना बच जाएगा 8 और 4 12 का 2 का 4 और 1 5 और 1 6 187, और 187 अगर यूनिट डिजिट मुझे 7 लेके आनी है तो जाहिर सी बात है 9 बार जाऊंगा, और 9 बार जाने से तो कभी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। इस सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन 3715.2।